हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पीपीबी का चैप्टर नंबर 12 लेकर आई हूँ। 2 पार्ट में ही आपका चैप्टर नंबर 12 आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पेमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो क्या कहता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील करता है विद द 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज यूज्ड इन बैंकिंग एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कौन कौन से है? पहला होता है आपका चेक, दूसरा होता है आपका प्रोमिशनरी नोट, उसको भी पढ़ेंगे हम, एंड तीसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले चेक के बारे में समझ लेते हैं। क्या है ये चेक? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज पेएबल ऑन डिमांड। तो चेक को सबसे पहले तो आप रिटन इंस्ट्रक्शंस में बैंक को प्रोवाइड करते हो, उसके बाद ही चेक को आपके पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, राम का एसबीआई बैंक में अकाउंट है। अब राम ने श्याम के नाम पे एक चेक बनाया इन फेवर ऑफ श्याम, 5000 रुपीज का चेक बनाया। अब यहाँ पर श्याम क्या करेगा? एसबीआई बैंक में जाएगा, डिपॉजिट कर देगा इस चेक को और इसके रिटर्न में श्याम को पैसे मिल जाएंगे। अब ये कब होता है? ये चेक कब पे किया जाता है? तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, यानी कि पहले तो आपने प्रॉपरली चेक पे नाम लिखा हो कि किसको ये पेमेंट देना है। श्याम को देना है तो श्याम का नाम लिखा होना चाहिए, कितना अमाउंट देना है अमाउंट प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। इसके अलावा अगर राम ने इस चेक को बनाया है तो राम के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट मनी होने चाहिए जिससे उसको डिपॉजिट किया जा सके। ठीक है, कोई भी लीगल आप पे रेस्ट्रिक्शंस ना हो, यानी कोई भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर वगैरह ना आया हो आपके अकाउंट को फ्रीज करने का, तभी इस केस में चेक को पे किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि डिजिटल बैंकिंग में किस तरीके से चेक को पे किया जाता है। तो 2 तरीके होते हैं, पहला होता है चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और दूसरा होता है ट्रंकेट चेक। तो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब है? जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए, राम ने यूज किया नेट बैंकिंग का, ठीक है, यूज किया यहाँ पर नेट बैंकिंग का, और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक चेक बनाया सुमित के नाम पे और उस पे इन्होंने डिजिटल साइन भी किया। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक है वो किसके पास पहुंच गया? डिजिटली सुमित के पास पहुंच गया। इसमें ना तो कोई आपको पेपर वाला चेक बनाने की जरूरत पड़ी, ना आपको पेपर वर्क लगा। तो यहाँ पर सुमित के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटल इमेज चेक का चला गया एंड डिजिटल सिग्नेचर राम के यहाँ पर चले गए। अब सुमित क्या कर सकता है? इस अमाउंट को डिपॉजिट करा सकता है विदाउट विजिटिंग द बैंक, ऑनलाइन इसको डिपॉजिट करा सकता है। दूसरा होता है ट्रंकेट चेक। अब इस केस में क्या होता है, ये मैंने आपको सीटीएस जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि जैसे मान लीजिए राम ने श्याम के नाम पर एक चेक बनाया, अब श्याम उस चेक को लेकर के जाएगा बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगी? बैंक इस चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्कैन करेगी, देन क्लियरिंग हाउस को भेजेगी, फिर क्लियरिंग हाउस यहाँ पर पेई बैंक को सेंड करेगा और उसके बाद यहाँ पर श्याम का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा जो भी अमाउंट राम ने चेक पे लिखा है। तो ये होता है आपका ट्रंकेट चेक, जिसमें फिजिकल मूवमेंट आपके चेक की नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज को स्कैन करके भेजा जाता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। अब हम बात करेंगे प्रोमिशनरी नोट की। तो ये भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका अनकंडीशनल प्रॉमिस किया जाता है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो जो भी अमाउंट उसने लिया है सेकंड पर्सन से उसको वो रीपे कर देगा टाइमली। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको कि राम ने लोन लिया एसबीआई बैंक से, 10 लाख का मान लीजिए लोन लिया। अब इस केस में राम ने एक प्रोमिसनरी नोट लिखा एसबीआई बैंक को जिसमें क्लियर लिखा हुआ था कि वो 10 लाख रुपए को रीपे कर देगा विद इन 4 मंथ। तो ये क्या हुआ? इसने एक रिटन और अनकंडीशनल यहां पर नोट लिखा कि वो पेमेंट कर देगा।
तो ये साइन किया जाता है बाय द मेकर। तो मेकर कौन है? जो इस प्रोमिशनरी नोट को बना रहा है, यानी कि इस केस में कौन है? राम आपका मेकर है। अब उसने एक प्रोमिशनरी नोट बनाया, ठीक है। अब पेमेंट मेड टू अ सर्टेन पर्सन, ऑर्डर और बियरर। तो यहाँ पर जो हमारा सर्टेन पर्सन, ऑर्डर या बियरर कौन हो गया? एसबीआई, क्योंकि एसबीआई को उसको 4 महीने बाद या 10 लाख रुपए पे करने हैं। तो ये होता है आपका प्रोमिशनरी नोट। तो एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि किस तरीके का एग्जाम्पल होता है। तो अब आप इस प्रोमिशनरी नोट को कौन से फॉर्मेट में लिखते हो? तो ऐसे लिखा जाता है, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। तो यहां पर अगर एसबीआई से उन्होंने 10 लाख रुपए राम ने लोन लिए हैं, तो ये लिखेगा यहां पे, आई प्रॉमिस टू पे एसबीआई बैंक 10 लाख इन 3 months। ठीक है, यहां पर आपको कोई भी कंडीशंस नहीं दिख रहे हैं। ऐसा उन्होंने नहीं लिखा कि जब मेरे को पैसा आएगा तभी मैं पे करूंगा। इन्होंने सिंपल साधारण सा बिना कंडीशंस के एक नोट लिखा। तो ये क्या हुआ? तो ये आपका वैलिड प्रोमिसनरी नोट के अंदर में आता है, क्योंकि क्लियर इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि उन्होंने एसबीआई बैंक से लिया था। वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो एसबीआई बैंक को 3 महीने के बाद 10 लाख रुपए चुका देंगे या 4 महीने के बाद। तो क्लियर इसमें लिखा हुआ है। तो इसको हम वैलिड प्रोमिसनरी नोट के कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है इनवैलिड प्रोमिसनरी नोट। वो कैसा होता है? तो उसमें आप कुछ कंडीशंस डालते हो या प्रॉपर स्पेसिफिक आप कुछ चीजों को लिखते ही नहीं हो। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पे ₹500 आफ्टर मैरिज। तो भाई आपकी शादी कब हो रही है? पहली बात तो आपने इसमें कंडीशंस लगा दी है कि आप अपनी शादी के बाद दोगे। इसके बाद ये भी नहीं पता कि ये शादी आपकी कब हो रही है। तो ये आपका नॉट वैलिड प्रोमिशनरी नोट होता है। जब आप प्रोमिशनरी नोट लिखते हो तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं एंड देन आपको अपना साइन करना पड़ता है। इस तरीके के आप कंडीशनल नोट्स नहीं लिख सकते जब आप प्रोमिशनरी नोट लिख रहे हो। अब जैसे अभी हमने बताया एसबीआई के केस में, तो यहां पर अगर राम ने ऐसे लिखा होता, आई प्रॉमिस टू पे एसबीआई ₹10 लाख इन 4 months, लेकिन यहां पर और ऐड कर देता कि ओनली इफ आई अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इस तरीके से अगर कुछ लिख देता तो वो क्या होता? इसको नॉन वैलिड बोला जाता। ये वैलिड ही नहीं है, नॉट वैलिड प्रोमिशनरी नोट होता है। ठीक है, और वैलिड में क्या होता है? हमारा कोई कंडीशंस, यहां पर इन्होंने कंडीशंस लगा दिया, तो कंडीशन लगाया तो नॉट वैलिड है। कंडीशंस नहीं लगा होता तो वो वैलिड प्रोमिशनरी नोट होता है। ये होता है आपका प्रोमिशनरी नोट। इसके बाद आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका रिटन आपका डॉक्यूमेंट होता है। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझिए, क्या है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? राम ने सेल किया गुड्स को जिसका वर्थ था ₹50,000। अब किसको सेल किया? टू श्याम ऑन क्रेडिट। तो राम वॉन्ट्स टू इंश्योर दैट श्याम विल पे दैट अमाउंट इन 3 months। अब इस केस में राम क्या करेगा? एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा जिसमें वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखेगा कि श्याम मस्ट पे ₹50,000 टू राम और ऑर्डर आफ्टर 3 months। इस तरीके का एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाएगा राम के द्वारा। तो अब यहां पर राम कौन है? राम आपका सेलर है, जिसको आप ड्रॉवर भी बोलते हो, जो यहां पर क्या कर रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को बना रहा है। श्याम कौन है यहाँ पे? तो श्याम यहाँ पे बायर है। तो बायर कौन हुआ? जो यहां पर खरीद रहा है। तो यहां पर उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो अनदर उसको ड्रॉई भी बोलते हैं। द पर्सन डायरेक्टेड टू पे, जिसको पे करना है। राम ने श्याम को पैसे दिए हैं, तो पे कौन करेगा? श्याम पे करेगा। तो ड्रॉई कौन हो जाएगा? यहाँ पे श्याम हो जाएगा। अब यहाँ पर होल्डर कौन होता है? होल्डर वो पर्सन होता है जो लीगली ओ करता है जो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक्स होता है, एंड उसके पास राइट होता है उस मनी को कलेक्ट करने का। अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझिए। राम ने 10,000 का चेक लिखा, किसके नाम पे? श्याम के नाम पे। तो श्याम क्या करेगा? श्याम इस चेक को डिपॉजिट कराएगा बैंक में। तो श्याम ने यहाँ पर डिपॉजिट कराया, तो यहाँ पर जो पैसा मिलेगा किसको मिलेगा? श्याम को। तो श्याम क्या हो गया? यहाँ पे श्याम हो गया होल्डर। अब यहीं पे श्याम ने राम के नाम पे चेक बनाया होता तो राम उसको डिपॉजिट कराता बैंक में, तो यहाँ पर राम होल्डर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो रिसीव कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी वो हो गया होल्डर।
एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। राम ने चेक बनाया था 5,000 का, जो उसने श्याम को दिया, श्याम को प्रोवाइड किया फॉर लोन रीपेमेंट। ठीक है, अब श्याम ने क्या किया, जो चेक राम के द्वारा उसको प्रोवाइड किया गया था, तो श्याम ने अपने फ्रेंड, मान लीजिए रवि को ये चेक दे दिया। अब रवि यहां पर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा इस चेक को, कहां पे, बैंक में। तो रवि यहां पर कौन है, तो रवि यहां पर हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, बिकॉज ही गॉट द चेक इन गुड फेथ एंड ही हैज द राइट टू गेट पेड। तो इसको हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक आता है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन क्या होता है, इसको भी एग्जांपल से समझिए। राम ने यहां पर रिसीव किया एक चेक फ्रॉम देयर कस्टमर। ठीक है, राम का कस्टमर था, उसने राम को चेक दिया 5,000 का। अब राम ने क्या किया, इस चेक को ट्रांसफर कर दिया टू श्याम, यानी कि राम ने बैक पे जो चेक था उसके बैक पे साइन किया और ये श्याम को प्रोवाइड कर दिया फॉर बिजनेस। तो अब क्या हुआ, अब श्याम कलेक्ट करेगा ये 5,000 रुपए बैंक से। तो ये क्या हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये प्रोसेस होता है नेगोशिएशन का प्रोसेस, यानी कि आपने जो भी चेक लिखा है उसको ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, what are the 3 types of negotiable instrument covered under the Negotiable Instrument Act 1881? Check, demand draft, promissory note. Promissory note, bill of exchange and check. Bill of exchange, FD, receipt and check. None of the above. क्या होगा, promissory note, bill of exchange and check. Next, a check is a type of which negotiable instrument? Promissory note, bill of exchange, demand draft, none of the above. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर अ बैंक टू पे अ चेक? द चेक इज प्रॉपर्ली ड्रॉन, देयर इज अ सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट, द कस्टमर हैज इन्फॉर्म्ड द बैंक अबाउट द पेमेंट थ्रू अ कॉल, देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन? ऑप्शन नंबर सी is the correct answer, यानी the customer has informed the bank about the payment through call is बिल्कुल गलत है, ये कोई कंडीशन ही नहीं होता है। चलिए, which of the following is not a valid promissory note? अभी मैंने आपको वैलिड इनवैलिड दोनों बताया था, तो कौन सा इसमें से नॉट अ वैलिड है? तो I promise to pay B ₹500, it is a valid promissory note. I promise to pay B ₹500 after my marriage with C. अच्छा, एंड सी ऑप्शन है आपके पास, आई एक्नॉलेज माई डेप्ट ऑफ ₹1,000 टू बी, बिल्कुल वैलिड है ये। एंड डी है, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, ये भी आपका वैलिड है। तो इनवैलिड कौन सा हुआ, ये क्यों हुआ ये इनवैलिड? क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस लिखे हुए कि जब उनकी मैरिज सी के साथ हो जाएगी तभी वो बी को पैसे देंगे, तो ये क्या हुआ, ये नॉट अ वैलिड प्रोमिशनरी नोट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई, होल्डर, ड्रॉवर एंड पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रॉवर। तो जो पर्सन यहां पर ऑर्डर देता है पे करने के लिए उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं, और जो रिसीव करता है उसको वो कौन होता है, ड्रॉई होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं गाइस, तो जिनको भी पेड बैच में एनरोल करना है आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब सेशंस पे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पीपीबी का क्या डिटेल सिलेबस है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए कि पीपीबी का डिटेल सिलेबस क्या है। अगर आपके पास कम टाइम है तो कैसे आप पीपीबी को पढ़ सकते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है गाइस। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर जैब एग्जाम्स के बारे में किन्हीं को जानना है तो उसका भी स्ट्रेटजी वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके सारी जानकारी वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।